Good morning students, Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your history teacher. We are studying about chapter 7 एंड इंपीरियल कैपिटल विजयनगर। इससे पहले हम क्या विजयनगर के बारे में जान चुके हैं, उसके हमने 2 पार्ट्स क्या है कर लिए। उसमें हमने राइज के बारे में बताया था, नायक के बारे में बताया, सुल्तान के बारे में बता चुके हैं। अब क्या विजयनगर का जो जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर था उसके बारे में हमारा जो 3rd टॉपिक है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो टॉपिक्स का नेम है विजयनगर ए कैपिटल एंड इट्स कॉन्टेस्ट, यानी जो विजयनगर था वो एक राजधानी के रूप में, उसमें कौन कौन से कॉन्टेस्ट थे उसके बारे में क्या है इस टॉपिक्स में हम करेंगे। तो फर्स्ट सबसे पहले तो क्या है इसके कॉन्टेस्ट के बारे में पता कैसे चलता है कि विजयनगर के बारे में जो लिखा गया है, जो बताया गया है, तो वो कौन कौन से कॉन्टेस्ट से लिया गया है। सबसे पहले इसमें एग्जांपल दे रखा है कि 15वीं सेंचुरी के अंदर कुछ है, जैसे कि निकालो डे कांति है जो इटली के एक ट्रेडर से वो यहाँ आए थे। दूसरा क्या है अब्दुल रज्जाक है जो फारस के मतलब राजा है, उन्होंने दूत के रूप में यहाँ पर भेजा था। कुछ अबनासी निकितीन का नाम दे रखा है जो रसिया के एक ट्रेडर्स थे। मतलब इन्होंने अपनी जो लिटरेचर वगैरह लिखे हैं उनको पढ़ करके इनके बारे में पता चलता है। इनके अलावा 16वीं सेंचुरी में कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे कि दुरांते बरबोसा है, डोमिंगो पेज है और पुर्तगाल से आए हुए फर्नेमो नुमीज है। तो ये मतलब कुछ एग्जाम्पल आपकी बुक में दिए गए हैं जो 15 और 16 सेंचुरी के अंदर राइज के टाइम के अंदर क्या है कहाँ पर आए थे, इन विजयनगर में आए थे। और यहाँ आकर के उन्होंने अपने मतलब जो लिटरेचर उनके द्वारा लिखा गया या जो उनके द्वारा वृत्तांत लिखे गए थे उनके अंदर इन्होंने इनके बारे में बताया गया। एग्जाम्पल भी दे रखे हैं आपकी बुक में, बॉक्सेज में बताया गया है। कहीं डोमिंगो पेज के व्यूज़ दे रखे हैं, कहीं क्या है दूसरे मतलब अब्दुल रज्जाक के क्या है इनके व्यूज़ दिए हुए हैं। तो कहने का मतलब है कि इनको जो एक्सप्लेन किया गया था कि विजयनगर कैसा था, उसका जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर कैसा था, तो इनके व्यूज़ से हमें पता चलता है। तो सबसे पहले करेंगे हम उनके वाटर रिसोर्सेज के बारे में कि विजयनगर जो था उसके वाटर रिसोर्सेज कैसे थे। तो वाटर रिसोर्सेज में सबसे पहले तो क्या है वहाँ का अगर वाटर रिसोर्सेज का सिस्टम देखें तो वो काफ़ी मतलब चौंकाने वाला था। मतलब इस तरह का वाटर सिस्टम तो आज भी क्या है इंडिया के अंदर मतलब अच्छी तरह से प्रोवाइड नहीं किया गया, तो उस टाइम किया गया था। तो जो बाहर से आए थे जैसे कि डोमिंगो वगैरह है, इन्होंने कहा था कि वाटर सिस्टम को बहुत अच्छे से मतलब उस तरफ किया गया। ये आपको पता है कि यहाँ पर एक रिवर्स बहती है तुंगभद्रा रिवर्स, क्योंकि कल ही बताया था ये क्या है तुंगभद्रा रिवर्स के आसपास का क्या था विजयनगर था। ये जैसे इंडिया है यहाँ पर क्या है तुंगभद्रा रिवर्स है और ये यहाँ पर ही विजयनगर था। तो तुंगभद्रा रिवर्स है और ये क्या है नॉर्थ टू ईस्ट बहती है, यानी उत्तर से पूर्व की ओर बहती है। और यहाँ पर नेचुरल प्रकृति की तरफ से ही एक तरह का कुंड कह सकते हैं बना हुआ है, एक तरह का टैंक बना हुआ है। आजकल इस वहाँ पर जो बने हुए टैंक है उसका नाम कमलपुरम टैंक, जो काफ़ी फेमस भी था उस समय, ये कहा जाता है कमलपुरम टैंक के नाम से जाना जाता है। तो ये नेचुरल बना हुआ है, प्रकृति की तरफ से बनाया नहीं गया। इसके अलावा तुंगभद्रा के आसपास के अनेक तरह की रिवर्स भी है, छोटी छोटी नदियों के बारे में हम देखने को मिलता है कि वहाँ की रिवर्स मतलब उनको जोड़ती हैं। तो उस टाइम भी काफ़ी रिवर्स वहाँ पर बनाई गई थी या बनवाई गई थी, किसके लिए, ताकि एग्रीकल्चर में इरिगेशन किया जा सके, जो रॉयल फैमिली है उनके लिए पानी की व्यवस्था हो, गाँव के लिए पानी की व्यवस्था हो, शहर के लिए। तो काफ़ी रिवर्स का एक तरह से बेसिन जो बनता है तुंगभद्रा के आसपास रिवर्स का बेसिन बनाया गया है। आपकी बुक में मैप भी दिखा रखा है, उसमें क्या है उसके पास काफ़ी छोटी छोटी रिवर्स के बारे में दिखाया गया। तो इस तरह से कह सकते हैं कि वहाँ जो वाटर रिसोर्सेज थे वो काफ़ी अच्छे थे। दूसरा इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है हिरिया रिवर्स का, जो कहाँ से निकाली गई है तुंगभद्रा रिवर से निकाली गई है। जो संगमा डिनेस्टी के जो शासक हुए थे, रूलर्स हुए थे, उन्होंने क्या है इसको बनवाया था। यानी जो संगम डिनेस्टी के राजा हुए थे उन्होंने क्या है इस रिवर्स को बनाया गया। इसके आसपास काफ़ी पहाड़ियाँ भी है और इन पहाड़ियों के आसपास क्या है बांध बनाया गया और उसी बांध से क्या है यानी टैंक बनाया गया। उसी टैंक से इस हिरिया नदी में पानी आता है। यहाँ से क्या है ये जो पानी आता है ये रिलीजियस सेंटर और जो रॉयल फैमिली के जो सेंटर होते हैं उनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके, यानी दोनों को पानी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा सिंचाई वगैरह की व्यवस्था के अंदर भी क्या है इसका पानी यूज किया जाता है। तो ये इसके वाटर रिसोर्सेज के बारे में आपकी बुक के अंदर दिया गया है कि वहाँ का वाटर रिसोर्सेज काफ़ी अच्छा था। इसके अलावा वहाँ पर काफ़ी हिल्स वगैरह भी है, पहाड़ियाँ वगैरह भी है और जो वहाँ पर ग्रेनाइट पाया जाता है और ग्रेनाइट के कारण वहाँ जो वाटर रिसोर्सेज है पहाड़ियों के पास वो काफ़ी बेटर है, यानी नदियाँ वगैरह ज़्यादा अच्छी बहती थी। तो ये उस टाइम का वाटर रिसोर्सेज का दिया गया कि उन्होंने, अब रिसोर्सेज तो थे बाकी एरियाज के अंदर भी, लेकिन उन्होंने इनका यूटिलाइज बिल्कुल अच्छे तरीके से किया हुआ था उनके बारे में। यानी टैंक बना रखे थे काफ़ी, जिसके कारण क्या है गाँव तक यानी एग्रीकल्चर के धान तक की खेती का एग्जाम्पल दिया गया है कि वहाँ पर राइस वगैरह भी उस टाइम क्या है होते थे, चावल वगैरह की खेती भी होती थी। नेक्स्ट है
फोर्टिफिकेशन एंड द रोड्स, यानी वहां पर रोड और किलेबंदी कैसी थी। फोर्टिफिकेशन जो फोर्ट होता है, किला होता है, उसकी घेराबंदी क्योंकि आपको पता होगा कि वहां पर किसी भी दुर्ग के अंदर राजा तब तक सुरक्षित रहता है जब तक उसकी फोर्टिफिकेशन यानी कि किलेबंदी बेटर हो, अच्छी हो। तो इसमें यही बताया गया कि वहां की फोर्टिफिकेशंस कैसी थी, रोड यानी सड़कें कैसी बनवाई गई थी। तो एग्जाम्पल दिया गया अब्दुल रजाक, पहले ही बताया था अब्दुल रजाक जो फारस के राजा थे, उन्होंने दूत के रूप में इसको कालीकट भेजा था और इन्होंने विजयनगर के बारे में 7 लाइनें लिखी हैं और 7 लाइन्स के आसपास लिखी है और उन्हीं के अंदर इनका वर्णन किया गया। उन्होंने कहा कि यहाँ की जो किलेबंदी बिल्कुल अच्छे तरीके से की गई, बेटर तरीके से, ये नहीं कि कोई बाहर से आकर के सीधा दुर्ग तक पहुंच सकता था, ऐसा नहीं है। इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है कि 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। जैसे कि ये पूरा का पूरा क्या है, विजयनगर है, तो उसमें क्या है, फर्स्ट सर्किट सराउंडिंग ट्रैक्स से, पहला जो है दीवार से चुना गया, दिखाया भी गया, एग्जाम्पल भी दिया गया आपकी बुक में, दीवार बनाई गई है। और दीवार ऐसी नहीं है कि किसी मिट्टी की या इस तरह से बना दी गई हो, बल्कि बड़े बड़े पत्थरों को काट करके क्या है, इस तरह की दीवार बनाएगी। और ये दीवार ऐसे नहीं थी, मतलब मान लो यहाँ हिल्स है, यहाँ हिल्स है, पहाड़ी, तो इन पहाड़ी को इन पहाड़ी से मिला दिया, आगे पहाड़ी आ जाती है, फिर इनको इनसे मिला दिया। तो इस तरह पूरे की क्या है, एक तरह से एक सर्कल में इस तरह की घेराबंदी की गई थी दीवार के अंदर। और उसमें भी ये नहीं है कि दीवार के बिल्कुल पास ही दुर्ग हो, ऐसा नहीं था। दीवार के अंदर यानी घेरेबंदी के अंदर क्या है, दुर्ग सिटी के साथ साथ विलेजेस, गांवों को लिया गया था, खेतों को लिया गया था, जहां एग्रीकल्चर खेती वगैरह होती। अब कुछ पूछते हैं कि खेती को मतलब दीवारों के अंदर लेने की, क्योंकि आप उस समय की सिचुएशन देखते हो कि उस समय सिचुएशन क्या थी, ज़्यादातर फूड को ही इंपॉर्टेंस दी जाती थी, खाने को यानी खाद्यान्नों, ग्रेन्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी। और इन्होंने बड़े बड़े क्या है गोडाउंस भी बनाए गए थे जिनके अंदर क्या है स्टोर किया जा सके अनाज वगैरह को। तो इस तरह से उन्होंने अपने इसके लिए एक ऐसी यूनिक क्या है पॉलिसी अपनाई थी, ताकि इनके द्वारा जो अनाज वगैरह उगाए जाते हैं उनको कोई भी लूट के ना ले जा सके। क्योंकि अगर कोई दूसरा अटैक करता है तो वो इनको क्या है अनाज वगैरह को या तो लूटने की कोशिश करेगा या खत्म करने की कोशिश करेगा, ताकि उसके कंट्री को नुकसान पहुंचाया जा सके। तो इसलिए उन्होंने क्या है इनका प्रयोग किया। तो ये फर्स्ट था। सेकंड अर्बन कोर है। उसके बाद का जो पार्ट था वो शहरी था। शहरी के बारे में आगे अलग से आएगा। उसके बाद का पार्ट क्या है अर्बन का था। और थर्ड अंदर के अंदर फिर क्या है रॉयल सेंटर होता था, यानी दुर्ग होता था जहाँ रॉयल फैमिली रहती थी। तो अब ये देखिए पहले कंप्लीट है, फिर विलेजेस वगैरह है, खेती वगैरह है, उसके बाद अर्बन का एरिया है, उसके बाद क्या है दुर्ग है। और इस तरह से इसी के अंदर रिलीजियस सेंटर होता था। तो ये इस तरह से दिया गया है। रॉयल सेंटर के अंदर भी काफ़ी टेंपल थे, यानी उसके अंदर जो रूलर का सेंटर अलग था और जो रिलीजियस था उनका सेंटर क्या है अलग बनाया गया था। तो इस तरह से इसको क्या है डिवाइड किया गया था। और इनके अंदर क्या है, अब ये जो दुर्ग है इसमें भी एकदम से नहीं जाए सर, इनमें भी क्या है चारों तरफ सड़कें घेरी, दीवारें घेरी होती थी। और उस वॉल में कुछ रास्ते सड़कों के आसपास, रोड के आसपास ही कुछ रास्ते बनाए गए थे जो मेन सिटी के साथ इसको जोड़ते थे। यानी आपकी बुक में इस तरह का एग्जाम्पल भी दे रखा है, इस तरह के दरवाजे बनाए गए थे, यहाँ दीवारें हो जाती हैं, यहीं से एंट्री थी, इसके ऊपर गुंबद आकार का था। तो इनसे पता चलता है कि यहाँ से ही वो रोड से मिलता था किसी सिटी की तरफ। तो इस वॉल के ऊपर को यानी काफ़ी ऊंची दीवारें थी, इनको क्रॉस करना काफ़ी मुश्किल था। तो इस तरह से दुर्ग को काफ़ी सेफ किया गया था, यानी जो फोर्ट होते थे वो काफ़ी सेफ सिचुएशन के अंदर थे। और इनके अंदर स्टाइल का यूज़ किया गया था, मंदिर वगैरह भी थे इनके किनारे। तो उनके अंदर जो उसमें इंडो इस्लामिक आर्ट स्टाइल का यूज किया गया था, जो कला शैली थी वो इंडो इस्लामिक थी, यानी जिसको हिंदू मुस्लिम कला शैली भी बोल सकते हो आप हिंदी के अंदर। तो इस तरह से क्या है रॉयल सेंटर था। अब हम बात करते हैं अर्बन सेंटर की, इसके लिए अलग से पॉइंट दिया गया अर्बन सेंटर। तो अर्बन जो सेंटर था ये वाला जो पार्ट है ये भी क्या है फिर खेतों के बाद, ये नहीं है कि मतलब अब्दुल रजाक ने लिखा है कि हम अगर बाहर से किसी दूसरे सिटी से आते हैं तो ये नहीं है कि हम अंदर एंट्री करते ही किसी शहर में पहुंच जाते हैं, नहीं, हमें काफ़ी लंबे समय तक खेतों के रास्ते चलना पड़ता है जो पक्की सड़कें शहरों तक लेकर के जाती है। अब उन सिटी के अंदर वो जा करके क्या है, सिटी के अंदर भी अलग अलग डिवाइड थे। जैसे नॉर्थ ईस्ट पार्ट जो है वो मोमडन्स के लिए, मुस्लिमों के लिए, अमीर मतलब व्यापारी लोग इनके अंदर रहते थे, मुसलमान, क्योंकि उस समय हिंदू वहाँ मुस्लिम वगैरह कम थे। लेकिन जो दूसरे जैसे कि कंट्री से आकर के, अरबियन कंट्री या कहीं से आकर के व्यापारी यहाँ पर रहते थे, तो उनके लिए वो मोहल्ला था, वो मुस्लिम मोहल्ला भी कहलाता था। या जो अमीर व्यापारी है उनके लिए वो मोहल्ला बनाया गया था, अलग से पार्ट बनाया गया था।
तो ये सेंटर का एरिया था, और इस सेंटर के एरिया के अंदर भी इससे जो सड़कें होती थी वो दुर्ग तक जाती थी, और बाहर मतलब जो दूसरे राज्य से जुड़ी होती थी वहाँ तक इनको जोड़ा जाता था, जो काफ़ी खेतों वगैरह से होकर के जाती थी। इसके अलावा जो अर्बन का एरिया था उसमें कई जैसे कि नेम भी बताए गए हैं, जैसे वेवर जो बुनकर होते हैं उनको काइकल्स कहा गया है। इसके अलावा जो आयरन स्मिथ है, लोहार होते हैं, उनको विप्रो कहा गया है। गोल्ड स्मिथ होते हैं उनको वोइडिन कहा गया है। इसके अलावा लो कास्ट का भी जिक्र किया गया है, कुछ लो कास्ट के वर्ड भी दिए गए हैं जैसे कि जोगी है, मारवा है, डोंबर है, बोई है, कुल्लर है, ये इस तरह के वर्ड का भी क्या है यहाँ पर यूज किया जाता था। तो अर्बन स्टेट के अंदर ये सारी की सारी फैसिलिटी यहाँ पर मिलती थी। अब ये तो उसका जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर था। इसके बाद क्या जो इनका रॉयल सेंटर है, रॉयल कोर के बारे में 4 टॉपिक है, वो अलग से थोड़ा डिटेल में भी दिया गया है कि जो रॉयल था उनका ढांचा कैसा था। अब सारी चीज़ें इतनी अच्छी थी फिर भी क्या है उनका डिक्लाइन हो जाता है। डिक्लाइन के काफ़ी रीजन माने जा सकते हैं। डिक्लाइन होने के ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ की इतनी अच्छी व्यवस्था, जैसे कि 1529 में कृष्ण राव जी की जब डेथ हो जाती है तो उनके जो नॉमिनी आते हैं वो बेटर काम नहीं कर पाते। इसके अलावा लोग क्या है यानी जैसे नायक है रिवोल्ट वगैरह भी कर देते हैं कई बार। इसके अलावा लोगों को एक रईसी की आदत भी हो जाती है, जैसे यहाँ पर अच्छी चीज़ें हैं तो लोगों की एक आदत सी बन जाती है। जब नेचुरल डिजास्टर आता है तो उनको सह नहीं पाते, और इस तरह के डेक्लाइन की चीज़ें, तो ये काफ़ी इश्यूज आते हैं। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ये सारी चीज़ें इतनी बेटर होने के बाद भी क्या है वो डेक्लाइन क्यों हुआ। तो इस तरह से हम इसको बता सकते हैं। तो ये विजयनगर का जो आपका 3rd टॉपिक है, आपकी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग 3rd टॉपिक के बारे में बताया गया है कि विजयनगर की जो कैपिटल थी उसका कॉन्टेक्स्ट कैसा है, कॉन्टेक्स्ट कहाँ से लिया गया है, उसमें वाटर रिसोर्सेज कैसे हैं, उसका फोर्टिफिकेशन कैसा है, उसके रोड्स कैसे हैं। तो फोर्टिफिकेशन में तीनों पार्ट, रॉयल सेंटर उसका बता दिया, मतलब आगे डिटेल से भी है रॉयल सेंटर कैसा है, अर्बन सेंटर कैसा है, और ट्रैक्स जो बाहर की दीवारें हैं उनके बारे में कैसा है। तो इस तरह से ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।